हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका आपके चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th विज्ञान के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में आते ही रहते हैं, तो इन्हें ज़रूर ध्यान से देखें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली क्लासेस डेली आप तक पहुंचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। हमें असत्य कथन बताना है। अभिक्रिया है 2PbO प्लस सी 2Pb और ये प्लस CO2 और ये बीच में है एरो। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो सबसे पहले हम अभिक्रिया में देखेंगे अभिक्रिया में हो क्या रहा है। ये है PbO लेड ऑक्साइड। इधर Pb के साथ ऑक्सीजन है और इस साइड Pb के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो Pb से ऑक्सीजन अलग हुआ और अलग होने को हम कहते हैं अपचयन। जब भी ऑक्सीजन अलग होगा तो अपचयन, तो PbO का अपचयन हुआ। अब कार्बन को देखें तो यहाँ कार्बन अकेला है और इधर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ और PbO का अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिकारक वाली साइड ही देखा जाता है, उत्पाद की साइड नहीं देखते हैं। पहला ऑप्शन है Pb अपचयित हो रहा है, तो Pb उत्पाद वाली साइड है तो इसे हमें देखना ही नहीं है, तो ये गलत रहेगा। CO2 अपचयित हो रहा है, तो ये भी उत्पाद वाली साइड है, ये भी गलत, क्योंकि अपचयन और ऑक्सीकरण हम अभिकारक साइड देखेंगे और अभिकारक साइड है PbO और C। अगला वाक्य है ऑप्शन है सी अपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये अपचयन नहीं बल्कि ऑक्सीकरण है, तो ये भी वाक्य गलत हो गया। अगला है PbO अपचयित हो रहा है, PbO से ऑक्सीजन अलग हुआ है तो इसका अपचयन हो रहा है, तो ये चौथा ऑप्शन सही है और अन्य सभी गलत हैं। तो यहाँ पर हो सकता हो हमें सत्य कथन बताने के लिए रहा हो प्रश्न, तो हम सत्य कथन बता रहे हैं, चौथा सत्य है, क्योंकि PbO का अपचयन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये PbO का अपचयन हो रहा है और अपचयन, और कार्बन का हुआ है ऑक्सीकरण। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया था पेपर के दृष्टिकोण से। Pb का हुआ है, PbO का हुआ अपचयन और कार्बन का हुआ ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अपचयन हम लेफ्ट साइड देखेंगे, राइट साइड नहीं देखेंगे। अगला प्रश्न है Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर प्रतिवियोजन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में अगर हम ध्यान दें तो अभिक्रिया है Fe2O3 प्लस 2Al। यहाँ पर एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा सक्रिय परमाणु है। एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा सक्रिय परमाणु है, इसलिए आयरन के स्थान पे एल्यूमिनियम आ जा रहा है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ने आयरन को कर दिया है विस्थापित और आयरन के स्थान पर आ गया एल्यूमिनियम। तो इस प्रकार से यहाँ पर विस्थापन हो रहा है। ज़्यादा सक्रिय तत्व एल्यूमिनियम, कम सक्रिय तत्व आयरन को विस्थापित कर रहा है, तो यह एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उसे क्या कहते हैं। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, आयन बदल जाते हैं। जैसे अगर हम NaOH की अभिक्रिया कराएं HCl से, तो यहाँ पर Na जुड़ जाएगा Cl के साथ तो ये हो जाएगा NaCl, और H जुड़ जाएगा OH के साथ तो ये हो जाएगा HOH। तो यहाँ पर NaOH और HCl सभी के आयन बदल गए हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अर्थात एक यौगिक का आयन दूसरे में चला जाता है, दूसरे का पहले में। NaCl के साथ चला गया और H आ गया OH के साथ।
अगला प्रश्न है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? जब हम कार्बन को वायु में जलाएंगे तो कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। कार्बन को वायु में जलाएंगे तो कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पर्याप्त ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। लेकिन दोनों ही केस में हम देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा अभिकारक है और प्रोडक्ट सिर्फ एक है। जब सिर्फ एक प्रोडक्ट का निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिंक की अभिक्रिया H2SO4 से कराएंगे तो बनेगा जिंक सल्फेट प्लस H2। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस अभिक्रिया में भी यदि हम ध्यान दें तो इस अभिक्रिया में जिंक ज़्यादा सक्रिय परमाणु जिंक हाइड्रोजन के स्थान पर आ गया। जिंक हाइड्रोजन के स्थान पर आ गया और बन गया ZnSO4 और हाइड्रोजन चला गया बाहर। जब ज़्यादा सक्रिय परमाणु कम सक्रिय परमाणु का स्थान ग्रहण करते हैं तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह भी एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? इनमें से कौन दहन अभिक्रिया का उदाहरण है? दहन अभिक्रिया में O2 का होना अनिवार्य है तो दहन अभिक्रिया को O2 से पहचानेंगे। जिस अभिक्रिया के अभिकारक में ऑक्सीजन होगा वह अभिक्रिया दहन होगी, क्योंकि दहन अभिक्रिया में ऑक्सीजन ही क्रिया करता है और कोई क्रिया नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तीसरे ऑप्शन को तो यहाँ पर मेथेन O2 से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण कर रहा है। तो ये वाली अभिक्रिया एक दहन अभिक्रिया है और कोई अभिक्रिया दहन अभिक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? BaCl2 की अभिक्रिया होगी Na2SO4 से तो बनेगा BaSO4 और 2NaCl। तो यहाँ पर Ba आ गया SO4 के साथ और Na आ गया Cl के साथ। दो आयन अपना स्थान बदल रहे हैं। BaSO4 के साथ जुड़ गया और NaCl के साथ जुड़ गया। जब दो आयन अपना स्थान बदलते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन ख सही है। अगला क्वेश्चन है, BaCl2 H2SO4 की अभिक्रिया से BaSO4 + 2HCl बनेगा। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर हम ध्यान दें तो आयनों का आदान प्रदान तो हो ही रहा है। Ba आ गया SO4 के स्थान पे और H आ गया Ba के स्थान पे। तो आयनों का आदान प्रदान होने से यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया तो है। और साथ ही साथ ये कौन सी अभिक्रिया होगी? तो यहाँ पर बना है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट एक ठोस पदार्थ है जो विलयन की तली में जाके जमा हो जाता है। इस अभिक्रिया के बाद BaSO4 तली में ऐसे इकट्ठा हो जाता है और ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं अवक्षेप। अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ तली में इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, उन्हें हम अवक्षेप कहते हैं। तो यह दो ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। एक तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, दूसरा अवक्षेपण अभिक्रिया है, क्योंकि BaSO4 बनने के बाद अलग हो जाता है, जमा हो जाता है, नीचे घुलता नहीं है पानी में। तो अवक्षेपण अभिक्रिया भी सही है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही होंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। दी गई अभिक्रिया में अपचायक कौन है? इस अभिक्रिया में अपचायक का कार्य कौन कर रहा है? अपचायक हम उसे कहते हैं जिसका ऑक्सीकरण होता है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम अपचायक कहते हैं। अब ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का अलग होना। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो H2S
के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन है और इधर S के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर S से हाइड्रोजन अलग हुआ है और हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें SO2 से 3S, तो SO2 में ऑक्सीजन अलग हुआ है और ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन होता है, अपचयन। और यहाँ पर H2S से हाइड्रोजन अलग हुआ है, तो ये है ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण हमें बताना है, हमें अपचायक बताना है, और अपचायक उसे कहते हैं जिसका ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण हो रहा है H2S का, तो ये हमारा अपचायक है। और SO2 का अपचयन हो रहा है, तो SO2 को हम कहेंगे ऑक्सीकारक। तो SO2 ये ऑक्सीकारक होगा क्योंकि इसका अपचयन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है? अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया हम उसे कहते हैं जिसमें अभिक्रिया अवशोषित होती है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें से ऊष्मा निकलती है। तो पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण। जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी मिलाएंगे, तनुकरण का मतलब पानी मिलाना, जब सल्फ्यूरिक अम्ल में हम पानी मिलाएंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल में से ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी तो ये अभिक्रिया हमारी होगी ऊष्माक्षेपी। जिसमें से ऊष्मा निकले वो ऊष्माक्षेपी। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, अगर हमें शुष्क बर्फ हम कहते हैं ठोस CO2 को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है शुष्क बर्फ, सॉलिड CO2। अब इस शुष्क बर्फ को हम अगर गर्म करेंगे तो ये ऊर्जा को अवशोषित करके गैस में बदल जाएगा, तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहेंगे, क्योंकि ठोस CO2 सीधे गैस में बदलता है। तो यहाँ पर शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन करने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, इससे ऊर्जा मिलेगी नहीं, तो यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है क्योंकि ये ऊष्मा को अवशोषित करेगा। वाष्प का संघनन, वाष्प जब ठंडा होता है तो पानी में बदल जाता है, और वाष्प को ठंडा होने के लिए ऊष्मा देनी नहीं पड़ती है, बल्कि उसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है, तो ये वाष्प का संघनन होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जल का वाष्प में परिवर्तन, अगर जल को पानी को वाष्प में बदलना है या जल को वाष्प में बदलना है तो हमें उसे गर्म करना पड़ेगा, अर्थात ऊर्जा देनी पड़ेगी, वो ऊर्जा को अवशोषित करेगा तब बदलेगा वाष्प में। तो यहाँ पर दो अभिक्रिया हैं, खा और घा, ये दोनों ऊष्माशोषी हैं, और का और गा ये दोनों ऊष्माक्षेपी हैं। इस अभिक्रिया में y का मान क्या होगा? तो ये यहाँ पर y दिया है, इस y के स्थान पर कौन सा यौगिक होना चाहिए? तो इस अभिक्रिया को अगर हम देखें तो अभिक्रिया में FeCl3 है दोनों साइड, H2O है, एक H2SO4 है, यहाँ पर सल्फर आ रहा है, दाईं ओर सल्फर है लेकिन बाईं ओर सल्फर नहीं है, तो इधर भी y ऐसा यौगिक होगा जिसमें सल्फर हो। अब सल्फर है का में, खा में, गा में, का खा गा, का और खा दोनों एक जैसा हो गया है, तो खा को हम बना देते हैं S, ये खा केवल यस है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, SO2, यस, H2S और Cl2। तो इस अभिक्रिया में सल्फर कहाँ से आता है? सल्फर आता है SO2 से, ये SO2 बदल जाता है बाद में H2SO4 में, तो Y का मान होगा SO2। तो ध्यान देंगे इधर सल्फर था और इधर नहीं था, तो सल्फर के लिए हमें एक ऐसा पदार्थ लेना है जो सल्फर दे। अब यहाँ पर SO4 है तो SO2 से SO4 आसानी से बन जाएगा, तो इसलिए हमने SO2 को आंसर किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक संयोजन अभिक्रिया नहीं है? नहीं है, संयोजन अभिक्रिया नहीं है। तो जहां हमें एक उत्पाद दिखाई देगा वो संयोजन अभिक्रिया, और जहां एक से ज़्यादा उत्पाद होंगे वो संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी। तो पहले ऑप्शन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं तो ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है, और यही हमारा सही जवाब है। ये तीनों, इन तीनों में एक एक प्रोडक्ट है, तो ये तीनों हैं संयोजन अभिक्रिया, संयोजन।
तो इस प्रकार से का संयोजन नहीं है, खा गा घा ये तीनों संयोजन हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं हो सकती है? तो इसे हम सक्रियता श्रेणी के आधार पर करेंगे। सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं ऊपर स्थित होती हैं वो ज़्यादा सक्रिय होती हैं और वो नीचे स्थित धातुओं के लवण में से उस धातु को विस्थापित करेंगी। तो जिंक सक्रियता श्रेणी में आयरन से ऊपर है, जिंक ऊपर है तो यह अभिक्रिया होगी, यह अभिक्रिया होगी। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से नीचे है तो यह अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। आयरन निकिल से ऊपर है तो यह अभिक्रिया होगी। नाइट्रोजन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से हो जाती है तो यह अभिक्रिया भी होगी। सल्फ्यूरिक अम्ल तो किसी से भी क्रिया कर लेगा, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम वाली अभिक्रिया नहीं हो पाएगी क्योंकि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से नीचे है। ऊपर है मैग्नीशियम और नीचे है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम नीचे है तो ये मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा क्योंकि एल्यूमिनियम की सक्रियता कम है। तो हमारा सही जवाब है खा, ये अभिक्रिया नहीं होगी, बाकी तीनों अभिक्रियाएं होंगी। बरसात के मौसम में कापर पर हरी परत का निर्माण हो जाता है और वो हरी परत क्या है? जब भी बरसात होती है तो कॉपर पर हरी परत, लोहे पे भूरी परत, सिल्वर पे काली परत, ये सब होते हैं संक्षारण के कारण। संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण धातुओं की परत नष्ट होने लगती है। लोहे में जंग लगता है, कॉपर में हरी परत बन जाती है, चांदी में काले रंग की परत आ जाती है। तो ये कॉपर में हरी परत क्या होती है? तो कॉपर में हरी परत होती है क्यूप्रिक कार्बोनेट और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। ये होता है हमारा सही जवाब। यही पदार्थ होता है कॉपर में हरे परत का कारण। निम्न में से कौन यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यहाँ पर ध्यान दें तो ये आयरन ने कॉपर का स्थान ले लिया, ये आयरन कॉपर के स्थान पे आ गया और कॉपर चला गया यहाँ से सीधे बाहर। तो जब एक परमाणु दूसरे का स्थान ले लेता है तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अलग हुआ और ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ पर ये प्रक्रिया हो जाएगी ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का अलग होना और ऑक्सीजन का जुड़ना, तो अमोनिया का हुआ ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये प्रक्रिया हो जाएगी अपचयन। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है, तो यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये ऑप्शन सही हुआ। अब दूसरा, और ये कोई अभिक्रिया हो सकती है या नहीं? तो संयोजन अभिक्रिया तो नहीं होगी, गलत है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्या यह द्विविस्थापन अभिक्रिया हो सकती है? ये विस्थापन अभिक्रिया हो सकती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का स्थान ले लिया और हाइड्रोजन चला गया बाहर। ऑक्सीजन ने स्थान लिया है हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन हो गया है बाहर। तो इस प्रकार से ये विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। हाइड्रोजन ने किसी का स्थान नहीं लिया है, बल्कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, लेकिन ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का स्थान ग्रहण किया है। तो यहाँ पर केवल एक परमाणु ऑक्सीजन हाइड्रोजन का स्थान ले रहा है, हाइड्रोजन किसी के स्थान पर नहीं गया है, वो एक नए स्थान पे गया है। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि एक ही परमाणु स्थान ग्रहण कर रहा है और वो है ऑक्सीजन।
ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के स्थान पर आ रहा है और ये हाइड्रोजन यहाँ से चला गया बाहर, किसी के स्थान पर नहीं गया है, इसलिए ये केवल विस्थापन अभिक्रिया होगी। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है और संयोजन अभिक्रिया भी नहीं है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है 1 और 4। तो 1 और 4 दोनों ऑप्शन नहीं है, तो हमें अपने से कर देते हैं 1 और 4। ये पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सही है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O3, FeCO3, Fe2O3.EXH2O, FeCO3.EXH2O। तो इनमें से जंग का जो सही सूत्र है वो है Fe2O3 और इसके साथ जल के अणु भी जुड़े रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस अभिक्रिया में हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, तो गर्म करने पे ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। तो एक अभिकारक से ज़्यादा प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये या तो वियोजन अभिक्रिया है और या फिर अपघटन। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आ गए हैं, वियोजन और अपघटन। दोनों का मतलब एक ही होता है, तो ग और घ दोनों एक ही ऑप्शन है। वियोजन और अपघटन में कोई भी अंतर नहीं है। तो ये वियोजन और अपघटन दोनों का उदाहरण है। और कैसा वियोजन? तो ऊष्मीय वियोजन, ये भी याद रखेंगे। ऊष्मीय वियोजन का ये उदाहरण है, ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन, क्योंकि गर्म करने पर अधिक अभिकारक का अधिक उत्पाद का निर्माण हो रहा है। अगला क्वेश्चन, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से क्या होगा? तो हम ले लेते हैं आयरन और इसकी अभिक्रिया हमें करानी है HCl जो कि तनु है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का स्थान Fe ले लेगा और बनेगा FeCl2 और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस चली जाएगी बाहर। तो ऐसे केस में Fe हाइड्रोजन के स्थान पे आ जाएगा और ये बन जाएगा FeCl2 और हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर। तो ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है और बना क्या है हमें ये बताना है। तो बना है आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन। अब इस आयरन क्लोराइड का नाम फेरस है। अगर आयरन की संयोजकता 2+ है तो ये फेरस होता है। तो ये बना है फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, तो बनेगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। इस आयरन क्लोराइड का नाम है फेरस क्लोराइड। क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन है ही नहीं तो क्लोरीन गैस भी नहीं बनेगा। अभिक्रिया नहीं होगी तो गलत है, क्योंकि ज़्यादा सक्रिय परमाणु कम सक्रिय परमाणु से क्रिया करेंगे। आयरन लवण और जल, तो आयरन लवण तो बना है लेकिन जल नहीं बना है। तो पूरा सही है ऑप्शन का। तो ये था चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। अगली क्लास में हम चैप्टर 2 आम्ल क्षारक तथा लवण, उसके इम्पॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।